हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ठीक है। और जो भी है, सिचुएशन तो ठीक नहीं है, बट होप सो जल्दी ठीक हो जाएगा, फिर नॉर्मल लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यू ऑल गाइस विल बी गोइंग बैक टू स्कूल। ओके। और हम क्लासेस जो है फिजिकली स्टार्ट कर पाएंगे, तो उसका तो अलग ही बात है ना। बट चलो, अभी जो भी है, जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से तो टैकल करना ही है। ठीक है। एंड लेट्स कैरी ऑन विथ वट एवर रिसोर्सेज वी हैव हियर। ओके, गुड। सो प्रीवियस लेक्चर में तुम लोगों ने देखा होगा कि हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बस कुछ बेसिक आइडियाज हमने लिया था उसके बारे में। जैसे मैंने मुर्गी वर्गी का एग्जांपल दिया था, है ना। तो लोग इमोशनल हो गए होंगे, मुर्गी वर्गी ला के खा लिए भी होंगे, है ना। तो दैट्स इट। ठीक है। तो बट अब थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। ओके। We'll discuss about asexual reproduction in plants today. Okay, so basically this is the topic: asexual reproduction in plants. Okay, now asexual reproduction is basically reproduction which doesn't involve the formation of gametes. तो no gamete का formation, no fusion of gametes, बस। तो asexual reproduction in plants can be divided into two categories: apomixis, vegetative propagation। ये थोड़ा सा नया टर्म हो सकता है तुम लोगों के लिए, बट ऐसे देखते रहो आराम आराम से। ठीक है। सब कुछ धीरे धीरे होते जाएगा, ये बस स्टार्टिंग है। ठीक है। इसमें कुछ सीरियस होने वाली कोई बात नहीं है। कुछ समझ में ना आए तभी इतना सीरियस होने की बात नहीं है। बस go on with the process. Okay, you'll come to understand the things and you'll come to learn the concepts. Okay, so the first topic is apomixis. Now apomixis, as the definition says, that it is reproduction without formation of zygote. Okay, it's reproduction basically. Okay, but it occurs without the formation of zygote. Okay, now if there is no formation of zygote, that means there will be no fusion of gametes. If there is no fusion of gametes, that means there won't be gametes at all. Okay, there are no gametes which are produced. तो कोई gamete का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। ठीक है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन जिसमें कोई जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, that is classified as apomixis in case of asexual reproduction of plants. Okay, now apomixis is divided into adventive polyembryony and agamospermy. These two things here. Now what is adventive polyembryony? If the embryo develops directly from a diploid cell. Now you might have heard about a zygote. Okay, now basically a zygote leads to the formation of embryo. Now what's a zygote? A zygote is a diploid cell and the embryo is also diploid, and later on the embryo develops into an individual, mature individual. ठीक है। and this individual is also a diploid organism. ठीक है। ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, सारे डिप्लॉयड है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि embryo develops directly from a diploid cell. It is not saying that the embryo is coming from a zygote, लिखा हुआ है, other than egg। ठीक है। बेसिकली प्रोसेस ये है कि यहाँ पे एग होगा जो हैप्लॉइड होगा, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे एक स्पर्म होगा जो भी है, जो हैप्लॉइड होगा, दोनों का फ्यूजन होगा, ये ट्वाइस एन होगा, और ये ट्वाइस एन जो है यही तुम्हारा जाइगोट है। और इस जाइगोट से एम्ब्रायो एम्ब्रायो का ये सब पूरा ये चक्कर जो है यहाँ से चलेगा। ठीक है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्ब्रायो डायरेक्टली किसी और डिप्लॉयड सेल से फॉर्म हो रहा है अदर देन एग या फिर उसका फ्यूजन का प्रोडक्ट। ठीक है। तो वो दूसरा जो डिप्लॉयड सेल है वो क्या है? वो बेसिकली तुम्हारा न्यूसिलस या इंटेग्यूमेंट का सेल है। अब ये न्यूसिलस इंटेग्यूमेंट ये सब क्या बला है, इसका एकदम जो विस्तार से है ना डिटेल डिस्कशन जो है ये तुम्हारा इसके अगले चैप्टर में होगा, दैट इज रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स। बट just to give you a brief idea, if you look here, I'm just drawing it, it's not the actual structure but just for understanding. तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है ओव्यूल, OVULE, ओव्यूल। इसमें एक छोटा सा चीज होता है जिसे हम एग कहते हैं। एग जो है वो हैप्लॉइड है। ठीक है। इस एग को फर्टिलाइज किया जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एग जाइगोट बनता है। चलो ये तो हो गया। अब ओव्यूल पे आते हैं। ओव्यूल का एक कवरिंग होता है। ठीक है। इस कवरिंग का नाम है इंटेग्यूमेंट। ठीक है। ये ओव्यूल का जो कवरिंग है इसका नाम है इंटेग्यूमेंट। ओके। नाउ इस ओव्यूल के अंदर
कुछ सेल्स होते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इसका नाम है न्यूसिलस। ये दोनों जो है ये डिप्लॉयड कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो ऐसे डिप्लॉयड कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने वाले सेल्स जो है वो डायरेक्टली एम्ब्रायो बनते हैं, ओके, ना कि जिसको बनना था वो बन रहा है, मगर जिसको कुछ और करना था वो जाके एम्ब्रायो बना रहा है। दैट इज एडवेंटिशिव पॉलीएम्ब्रायनी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी, आई हैवंट रिटन द डेफिनेशन हियर, यहाँ पे लिखा नहीं है मगर आई विल डिक्टेट इट, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। मैं जस्ट बता दूंगा तुम लोगों को एंड यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, ओके। यू कैन राइट formation of a seed, okay, formation of a seed that has an embryo formed without meiosis and syngamy, ठीक है। तो लगभग ये भी वही बात ही बोल रहा है, मतलब सिंपल भाषा में कि एक सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके, ठीक है। जिस सीड के अंदर एक एम्ब्रायो है, और वो एम्ब्रायो कैसे फॉर्म हुआ है, वो बिना मियोसिस का, है ना, बिना मियोसिस के और बिना सिंगैमी के फॉर्म हो रहा है। पहले तो मियोसिस होता है जिससे गैमेट बनता है, गैमेट का जो फ्यूजन है दैट इज सिंगैमी, ओके। ओके, सो दिस इज इट, okay. Now agemospermy is basically divided into non-current agemospermy and recurrent agemospermy. Non-current agemospermy में जो एम्ब्रायो फॉर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट जो तुम्हारा यहाँ पे एम्ब्रायो बनेगा वो एम्ब्रायो तुम्हारा क्या है, अनवायबल है। अनवायबल बायोलॉजी लैंग्वेज में क्या होता है कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो अपना एडल्ट फॉर्म या अपना मैच्योर फॉर्म को फॉर्म नहीं कर पाता है, like we call an unviable embryo or unviable fetus, या fetus जो एक इंडिविजुअल नहीं बना सकता वही है unviable, ठीक है, जो which cannot develop any further and gets destroyed in the process, okay. So this is non-current agemospermy. We can see the next one, that is recurrent agemospermy. What happens in recurrent agemospermy is that the embryo is diploid. अब यहाँ हैप्लॉइड एम्ब्रायो नॉन करेंट में, रिकरेंट में एम्ब्रायो क्या हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है। और डिप्लॉइड कहाँ से आया, डिप्लॉइड बनता है फिर से जाके वही न्यूसिलस का सेल से, या फिर एक दूसरा चीज है जिसका नाम है एमएमसी। एमएमसी का मतलब है मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। इस चीज से बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से बनता है तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। अब मेगास्पोर मदर सेल क्या है, इसके बारे में हम लोग क्लियर डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, ओके, विल सी इट देयर। बट अभी के लिए इतना चीज को तुम लोग ध्यान में रखो कि एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस के टाइप्स क्या है, एगेमोस्पर्मी क्या है, और ये जो चीज है इस चीज को देखो। और एडवेंटिसिव पॉलीएम्ब्रायनी में पॉलीएम्ब्रायनी क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक से ज्यादा एम्ब्रायो फॉर्म होता है। जैसे साइट्रस फ्रूट, जैसे ऑरेंज होता है ना, संतरा, तो संतरा के अंदर देखोगे बहुत सारा सीड्स मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारा सीड्स कहाँ से आया, क्योंकि बहुत सारे एम्ब्रायो वहां पे कंटेन्ड है, ठीक है। दैट्स इट। सो लेट्स मूव ऑन, ओके, टू द नेक्स्ट वन। ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि जो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव मतलब जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जैसे फ्लावर तो हो गया प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। फ्लावर किस चीज में इन्वॉल्व होता है, प्लांट का रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। नॉन रिप्रोडक्टिव जैसे तुम मान लो स्टेम होता है ना, स्टेम होता है, रूट होता है, या फिर लीफ होता है ना। ये सारे जो चीज है ये तुम्हारे वेजिटेटिव पार्ट्स है प्लांट्स के। ये सारे जब रिप्रोडक्शन वाला फंक्शन ले लेते हैं, काम नहीं है इनका रिप्रोडक्शन करना, मगर दे स्टार्ट taking up the function of reproduction, ठीक है, then we consider this as vegetative propagation। और ये जो स्टेम, रूट, लीफ वगैरह जो भी अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, ये सारे नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ जो भी देख रहे हो ना तुम, यहाँ पे मैंने EFGH तक यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है, ये सारे जो है ये तुम्हारे नेचुरल प्रोसेस से हो रहे हैं,
Okay, this is not artificial, this is occurring by natural process. जैसे you have stems. Last year I might have taught you about the different modifications of stems. ठीक है, वहाँ पे ये सारे terms आए हैं, तुम लोग को मतलब देखा होगा. रनर्स, रनर के बारे में बात किया. ठीक है, जैसे वो दूब ग्रास होता है ना, जो घर के आंगन वगैरह में होता है, कोर्टयार्ड में ऐसे ग्रास होता है, ये लंबा सा जाता है, ग्राउंड पे प्रोस्ट्रेट जाता है, फिर यहाँ पे नया ग्रास ऐसे फॉर्म हो जाता है, दूब ग्रास. ये देखा होगा तुम लोगों ने. तो इसको रनर बोलते हैं. ये रनर जो है, ये रनर जो है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है. कैसे हेल्प कर रहा है? ये एक प्लांट था ओरिजिनल, तो इससे जो स्टेम निकला, जो ग्राउंड के बिल्कुल ऊपर जो ट्रैवल कर रहा है और जाके यहाँ पे जाके सॉइल के कांटेक्ट में आया और यहाँ पे नया प्लांट बना रहा है. ठीक है, इसको तुम यहाँ से तोड़ दोगे तो ये इंडिविजुअल प्लांट है, ये अलग प्लांट है, ये सर्वाइव कर पाएगा अपने आप. ठीक है, सो दिस फॉर्म्स अ न्यू प्लांट. Okay, so this is runner. You'll see offset. Offset in case of Eichhornia, you might have seen that water hyacinth plant. तो दो वाटर हाइजिन के प्लांट्स हैं, दोनों को ऐसे एक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है. ठीक है, देखा होगा वाटर हाइजिन में. ठीक है, दोनों कनेक्ट करने वाला है. इस चीज का नाम है ऑफसेट. नाउ ये ऑफसेट इसको कनेक्ट रखता है, यहाँ से तोड़ दो, बाद में इंडिविजुअल नया प्लांट बन जाएगा. ठीक है, now I just want you to do one thing, is that in Eichhornia or water hyacinth there is a special type of tissue. Okay, there's a special type of tissue which helps the plant to float on water. ठीक है, समझ में आ रहा है बात? क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है वाटर हाइचिंथ में, जो प्लांट को पानी के ऊपर तैरने में मदद करता है. इट हेल्प्स द प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर. अब इस टिश्यू का नाम मेरे को, इस टिश्यू का नाम मेरे को जो है अपना असाइनमेंट में मेरे को लिख के बताना है. ठीक है, इस चीज को मेरे को बताना है. ठीक है, कौन सा, बहुत सारे टिश्यू पड़ा है ना, पैरेन्काइमा वेरेन्काइमा, कौन सा टिश्यू है ये, उस चीज को मेरे को बताना है तुम लोग को. फिर आता है दूसरा स्ट्रक्चर, ट्यूबर. मॉडिफाइड स्टेम अगेन इन केस ऑफ पोटैटो. पोटैटो देखा होगा, आलू, आलू के छोटे छोटे ऐसे आइज होते हैं. ठीक है, जहाँ से नया पोटैटो का प्लांट डेवलप होता है. राइजोम इन केस ऑफ जिंजर, यू माइट हैव सीन राइजोम्स. ऑल दिस थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड लास्ट ईयर. ओके, पूरा फर्स्ट ईयर में जो मैंने इतना लंबा चौड़ा क्लासेस लिया उसमें ये पूरा डिस्कशन हुआ है. तो यहाँ पे बर्ड होता है, इस बर्ड से क्या निकलता है, एक नया प्लांट ग्रो करता है ऐसे. Okay, then again we'll move to the next one, that is bulb. Bulb in case of onion or garlic. Okay, if you split an onion in the middle, तुम यहाँ देखोगे कि नीचे पार्ट में एक छोटा सा बल्ब है जो प्लांट बनने के लिए रेडी है, बैठा हुआ है, बोल रहा है भाई मेरे को प्लांट बनना है. ठीक है, कॉर्न. कॉर्न इन केस ऑफ कोलोकेशिया. ठीक है, इट्स ऑल्सो नोन एज याम in common language. This was also discussed earlier. Sucker, okay, in case of chrysanthemum. Okay, this was also done. Stolon in case of strawberry. ठीक है, इन सारी चीजों को देखना. And one more thing I want to tell you that in your notes, okay, please write it down. In your notes, add diagrams to this, okay, to this types of structures. ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है उस पर तुम लोग क्या करना है, तुम लोग को यहाँ पे डायग्राम ऐड करना है ताकि रेफरेंस के लिए इजी हो. ठीक है, एंड जस्ट शो इट टू मी. ओके, लेट्स मूव ऑन. नाउ वी सॉ व्हाट रिप्रोडक्टिव vegetative propagation in stems. Now we'll be considering roots. ठीक है, now roots also take part in vegetative propagation. In there are two examples, two types given here, tap root and adventitious root. टैप रूट का एग्जाम्पल दिया हुआ है डालबर्जिया, ये शीशम प्लांट होता है ना, डालबर्जिया है. और एडवेंटिशियस में दिया हुआ है स्वीट पोटैटो. तो दिस इज अ स्वीट पोटैटो. ओके, स्वीट पोटैटो.
ठीक है, तो ये यहाँ से नया प्लांट का यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। दिस इज केस ऑफ, इन केस ऑफ शीशम, दिस इज द टैप रूट, दिस इज द टैप रूट, okay, and you can see that in the tap root there are new plants which are growing here, okay। तो ऐसे इसका ग्रोथ होता है, ठीक है। ये बाद में सेपरेट भी हो सकता है और ये नया अपना नया प्लांट भी बन जाता है, ठीक है। देन दिस इज डालिया, okay। Now coming to the next one, leaf. Now leaf also propagates, helps in propagation, okay, vegetative propagation। The best example is Bryophyllum, ये तो देखा होगा सबने, है ना, वो छोटा सा एक ऐसा लीफ होता है ना, बड़ा सा लीफ, तो लीफ के मार्जिन्स पे जो उस पे प्लांट्स डेवलप होते हैं। आई डिस्कस दिस अर्लियर, ओके। इसीलिए फर्स्ट ईयर में चीज़ों को डिटेल से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो वहाँ पे डिटेल से पढ़ने से क्या होता है कि यहाँ पे लोड बहुत कम हो जाता है, ओके। सो न्यू प्लांट्स दे डेवलप फ्रॉम फॉलियर लीव्स, ठीक है। दिस इज फॉलिएज और फॉलियर लीव्स। और इस फॉलिएज जाके एक बार नोट्स में देख लेना, लास्ट ईयर के नोट्स में देखना फॉलिएज क्या है, मैंने क्लियरली इसका डेफिनेशन वहाँ पे लिखाया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इससे पहले जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोगों ने देखा वो पूरा नेचुरल था। अब आदमी जबरदस्ती भी करवाना चाहता है क्योंकि उसको बहुत प्लांट्स चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, अच्छे क्वालिटी वाले प्लांट्स को मेंटेन करके रखना चाहता है, तो वो क्या क्या तरीका अपनाता है, जैसे कटिंग, ठीक है। ये तो कॉमन है, बहुत लोगों ने देखा होगा, ओके। द स्टेम इज कट, ओके। कोई प्लांट है बहुत बढ़िया वाला, अमरूद का पेड़ है, तुमको लगा कि ये बहुत बढ़िया फल देता है, तो तुम बोलते हो जिसके घर में अमरूद का पेड़ होता है, भैया मेरे को एक इसका कटिंग दे दो, ठीक है। या फिर मैंगो का प्लांट है, तुम बोलते हो मेरे को भैया इसका कटिंग दे दो, तो इससे मैं भी अपना घर पे प्लांट लगा लूँगा, ठीक है। और तुम्हारे घर में मैं आम चोरी करने के लिए नहीं आऊँगा, ये लास्ट टाइम है, तो तुम इसको लेके आते हो, ठीक है। तो ये काट के लाते हो, फिर ये आता है तुम्हारे पास, तो फिर तुम यहाँ पे क्या करते हो, कुछ हॉर्मोन्स लगा देते हो, ऐसे हॉर्मोन्स लगा देते हो जिससे यहाँ पे रूट्स डेवलप हो, ठीक है, रूट प्रोमोटिंग हॉर्मोन्स। और उसके बाद ये जो है नया प्लांट में डेवलप हो जाता है। दिस इज कटिंग। Then there is layering. It's a type of root cutting in which adventitious roots are induced to develop on a stem while it is still attached to a plant. तो क्या होता है कि मान लो एक तुम्हारा क्या है कि ऐसा प्लांट है, इस पे लटका हुआ है ना, तो इस पे अटैच्ड ही है, तो अटैच रहने के टाइम पे ही तुम इस पे कुछ अपना मतलब पैतरा जमाते हो, ठीक है। और इस पे अटैच रहते रहते ही इस पे एक नया प्लांट तुम इसको डेवलप करवा लेते हो। चलो देखते हैं, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ लेयरिंग। लेयरिंग कैसे किया जाता है, एक तो ग्राउंड लेयरिंग भी कर सकते हैं, दूसरा एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं। ग्राउंड लेयरिंग में क्या होता है कि ये प्लांट है, ये प्लांट अपना है यहाँ पे, तो इसका एक ब्रांच को लेके आए तुम, इसको तुमने बेंड किया जमीन के पास में, ठीक है, और इसको जमीन में गाड़ दिया। तो गाड़ने के बाद जो है थोड़ा सा इसको निकाल के रख दिया, फिर देखना कि बाद में यहाँ पे नया रूट्स डेवलप होगा, ठीक है, और ये जो है तुम्हारा नया प्लांट बन जाएगा। यहाँ पे एयर लेयरिंग होता है, पेड़ के साथ ब्रांच अटैच्ड है, तुमने इसका छोटा सा बार्क यहाँ से निकाल दिया, हटा के इसको ग्राफ्टिंग क्ले बोलते हैं इसको, वही गोबर वोबर मिट्टी विट्टी ये सब रहता है, गोबर ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने देखा है यूज़ करते हुए लोगों को। तो मॉस वगैरह जो मॉइस्चर रिटेन करने वाला चीज़ होता है उसको भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे पॉली बैग वगैरह से कवर किया जाता है, तो इसको यहाँ पे लगा डाला, तो इसका बार को हटा दिया जाता है, छोटा सा सेगमेंट। तो यहाँ से क्या होता है कि रूट्स डेवलप करते हैं, नए रूट्स यहाँ पे डेवलप करते हैं, एंड दिस इज and here you'll get a new plant, okay, this branch will become a new plant. So this is air layering, okay। now the next one is grafting। ये बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि ये मैंने शायद एक बार किसी क्लास में बताया था ये चीज़। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि तुमको बड़ा पसंद आया, ये बड़ा आर्टिस्टिक चीज़ है, ठीक है, इसमें आर्ट है, एक कला वाला चीज़ है। मैं एक बार एक BBC का डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि एक बंदे ने 20-25 जो डिफरेंट फ्रूट्स के वैरायटीज़ हैं
एक ही पेड़ पे उसने ग्राफ्ट कर दिया था, बहुत सारे 20-25, और वो बोलते रहता था कि आई कम हियर at different times of the year to see different colors of flowers on the same plant, different types of fruits on the same plant. So you can just imagine and think that like you have a mango tree at home, okay, and the mango tree is in giving you mangoes, okay, along with mangoes it's also giving you lychee, is giving you pomegranate, okay, and other types of fruits, okay, the same plant, okay, the same plant. Now basically यहाँ पे क्या होता है ग्राफ्टिंग में का टेक्निक क्या है? It is the technique of connecting two parts, okay, two parts of plants, the root system and the shoot system, okay, of two different plants to make a composite plant. ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम, ठीक है, यहाँ पे चलो मैं यहीं पे बना देता हूँ। तो क्या होता है कि ये एक प्लांट है, ये इसका रूट सिस्टम है, ठीक है, और कोई दूसरा प्लांट है, ये जो रूट सिस्टम वाला प्लांट है ना काफ़ी वेल डेवलप्ड रूट्स है इसके, बहुत ज़मीन के नीचे तक गए हुए हैं, बहुत बढ़िया रूटिंग है इसका, ठीक है, और बहुत काफ़ी एज भी है, बहुत मैच्योर्ड और बहुत हेल्दी ट्री है ये। तो तुमको लगा कि क्यों ना मैं इसका यूज़ करूँ, ठीक है, और तुमने देखा कि यहाँ पे एक मैंगो ट्री है, बहुत बढ़िया मैंगो आता है इसमें। तो तुमने क्या किया, इस मैंगो ट्री का एक ब्रांच तुमने काट के लेके आए और इसके साथ यहाँ पे अटैच कर दिया। अब ये ट्री किस चीज़ का था उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर प्रॉपर सही कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठ गया तो क्या होगा कि ये ट्री यहाँ पे तुमको मैंगो का फल मिलेगा। तुमको मन किया कि चलो यहाँ पे मैं लीची लगा देता हूँ, तो बाद में तुम आके यहाँ पे लीची भी तोड़ के खा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, ये पूरा चीज़ जो बनता है ना, ये जो पूरा सिस्टम है, एक रूट सिस्टम है, ये दोनों अलग अलग शूट सिस्टम्स है, इससे जो कंप्लीट जो प्लांट बनता है, देखने में तो एक ही प्लांट जैसा लगेगा, तो इसको बोला जाता है कंपोजिट प्लांट। कंपोजिट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो बनाया जाता है, कंपोजिट, ठीक है। तो इसमें हमने दो अलग अलग फ्रूट गिविंग प्लांट्स को यहाँ पे एक उस पे लगा दिया। अब इस पे नाम है, जिसके ऊपर जिसका रूट सिस्टम तुम यूज करते हो, जिसके रूट्स को तुम यूज करते हो, जिसका रूट सिस्टम को यूज करते हो, उस चीज को बोला जाता है स्टॉक। ये डायग्राम्स में समझाऊंगा बाद में। इसको बोला जाता है स्टॉक, और जिस चीज को तुम लाके उस स्टॉक के ऊपर लगा देते हो उस चीज को बोला जाता है स्कियॉन, ठीक है, क्लियर। रूट जिसका इस्तेमाल हो रहा है स्टॉक, जिसको लाके उस रूट सिस्टम के ऊपर तुम लगा रहा है उसको बोला जाता है स्कियॉन, ओके। नाउ द रूट पार्ट, द शूट पार्ट इज नोन एज ग्राफ्ट और स्कियॉन, एंड द रूट पार्ट इज नोन एज द स्टॉक, क्लियर, ओके। सो यू कैन सी हियर इफ ए बर्ड इज ग्राफ्टेड, तुमको लगा कि एक बर्ड को ही लगा देते हैं, ठीक है, तो एक छोटा सा यहाँ पे तुमने वेज बनाया, एक गैप बनाया, और इस गैप में तुमने एक बर्ड को लगा दिया, ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा बर्ड ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग, इसको ऐसे काटा गया है कि ताकि इसके साथ ये बढ़िया से फिट बैठे, दिस इज टंग ग्राफ्टिंग, ठीक है। और ये सारे जो है वेज ग्राफ्टिंग है ये वाला, ठीक है, दिस आर एग्जाम्पल्स। नाउ ग्राफ्टिंग होने के लिए प्लांट जो है हमेशा उस प्लांट को एक डाइकॉट प्लांट होना पड़ेगा। इट शुड बी अ डाइकॉट प्लांट और एल्स ग्राफ्टिंग वोंट बी सक्सेसफुल। दिस इज द मूल मंत्र, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। Grafting is possible only in case of dicot plants. I have also written here a statement. Grafting is not successful in monocots as they lack cambium. Now, people try to find out an explanation for this. Why this happens? ठीक है, I'm giving you a lot of work so that तुम लोग किताब को खोलो और पढ़ो और सोचो थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है। So grafting is not successful in monocots as they lack cambium. Now, what is the role of cambium in joining these two parts of plants? You need to find that one out, okay, and remember this thing, that is grafting. So grafting में तो हमने क्या हुआ, हमने
जो स्टॉक था वो किसी और दूसरे ट्री का लिया, और स्क्योन जो है दूसरे ट्री का लिया। इसमें फ्रूट कौन सा आएगा? ये अगर स्टॉक तुम्हारा मैंगो का है और स्क्योन तुम्हारा लीची का है, पेन थोड़ा लैग हो रहा है, तो स्टॉक मैंगो का है, स्क्योन तुम्हारा लीची का है, तो किस किस चीज़ का फल मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे मैंगो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंगो तो पूरा काट दिया गया है ना आधा से। अब मैंगो का रूट सिस्टम यूज हो रहा है, मैंगो का ट्री बस अब इसको पानी वानी दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है, ठीक है, मगर फल किसका लग रहा है ऊपर? लीची का। ठीक है, बढ़िया, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? आसान आसान टॉपिक है, निकल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी लास्ट वाला आता है माइक्रो प्रोपोगेशन और प्लांट टिश्यू कल्चर। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस चीज को ना जितना डिटेल्स में पढ़ा जाए ना उतना मजा आता है। तो माइक्रो प्रोपोगेशन इज ग्रोइंग ऑफ सेल्स और टिश्यूज इनटू प्लांट्स, ठीक है। इट इज यूजफुल इन ऑब्टेनिंग डिजीज फ्री प्लांट्स। तो माइक्रो प्रोपोगेशन में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे दिया हुआ है एक फ्लो चार्ट के हिसाब से, तो मैं किसी भी छोटे सेल को लेके या फिर एक ग्रुप ऑफ सेल्स को लेके वहां से तुम एक पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हो, है ना मजेदार बात। तुमको मन किया तो तुमने क्या किया, ये प्लांट है, इसका शूट एपेक्स जो है यहाँ से शूट टिप लिया, छोटा सा एकदम शूट का जो टॉप पॉइंट है उसमें से थोड़ा सा सेल्स निकाला। क्यों निकाला वहां से? क्योंकि वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जो कंस्टेंटली डिवाइड करते रहते हैं, और उसको एक यहाँ पे एक ये न्यूट्रिएंट है, यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया तुमने। तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप में तुम जाके देखोगे कि यहाँ पे इन सेल्स का डिवीजन हो गया है, ठीक है, और एक मास ऑफ सेल्स बनता है, और अल्टीमेटली तुम जाके देखोगे कि उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर एक छोटा सा प्लांट बन गया है जिसमें रूट्स वगैरह है, उसका स्टेम डेवलप हो गया है, ठीक है, और उसको निकाल के तुम ले जाके एक पॉट में तुम लगा दोगे तो एक पूरा प्लांट बन जाता है। तो है ना अनोखा प्रॉपर्टी। ओके, तो क्या है कि it is the property by which individual cells can give rise to an entire plant. So there's a concept behind this, that when individual cells give rise to the entire organism, okay, this property is known as टोटिपोटेंसी, इसको बोला जाता है टोटिपोटेंसी, ठीक है। So this is totipotency. This totipotency concept was proposed by Haberland. This was discussed in class 11 also. Okay, so these are the different processes, all what we saw right now. These are the different processes of asexual reproduction in plants. We saw the natural processes, we saw the artificial process. This is artificial. Okay, ऐसा नहीं होता है कि सुबह प्लांट उठ गया और उसको मन किया कि चलो आज माइक्रो प्रोपोगेशन करते हैं, क्या चीज़ होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ये सब आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ठीक है। तो यही सब चीज़ है तुम लोगों का, ठीक है। यू नीड टू लर्न दिस थिंग्स एंड लेट मी टेल you something, is that I've got some work for you, okay, some homework or some assignment type of thing, very easy, simple, just write it through. Just let me rub it with this one so that I have space to write here. Okay, so what you will be doing is, first of all, you'll be writing 3 points. Please write down. Okay, I'm dictating. You'll be writing 3 points where you'll be writing the advantages of vegetative propagation. Okay, again you'll be writing 3 points where you'll be writing the disadvantages of vegetative propagation. Okay, then again you'll be writing 3 points where you'll be writing the advantages of asexual reproduction.
again 3 points where you'll be writing the disadvantages of asexual reproduction. As simple as that. 3 points defining advantages of vegetative propagation. क्या advantage होता है ना, उस चीज़ के बारे में लिखना. 3 डिसएडवांटेज लिखना, फिर से 3 एडवांटेज लिखना आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और 3 डिसएडवांटेज लिख देना asexual reproduction के बारे में. That is it. Okay, this is all you need to do. This is plain and simple. Go through your NCERTs. You'll definitely find out certain points which are very useful and will be helpful for you in answering these questions. Okay, so I don't think this is a very lot of work to do. Okay, but as far as I am concerned, I think this is sufficient to make you study. Okay, so that is the main thing we are doing right now, is that we're trying to make you study. And I'm seeing that a lot of people are not submitting their assignments and all, so please try to do that in one time. Okay, and keep on studying, stay healthy. Okay, we'll see you in the next class. Okay, thank you.